मैं श्रीकांत कुमार, एक सरकारी शिक्षक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चियों की शिक्षा पे, महिला शिक्षा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और शिक्षक मिलकर के बच्चों के भविष्य को कैसे बेहतर बनाए, जिसमें आज का कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के भविष्य पे बात करने की है। अ, हम लोग जानते हैं कि बच्चों को पढ़ने का बहुत मौका मिलता है, पर बच्चियों को पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। और बच्चियां भी अपना कैरियर बनाना चाहती है। इस आर्थिक युग में वो भी ऊंचे ऊंचे पदों पे होना चाहती है। तो इन चीजों में सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी कौन कौन सी अड़चने हैं, आज के कार्यक्रम में इस पे बात होगी। खासकर कौन से मनोवैज्ञानिक पहलू है जिससे हमारी लड़कियां पीछे रह जा रही है। मैं बचपन से पढ़ता रहा था अखबार। जब मैट्रिक के रिजल्ट आते थे और इंटर के रिजल्ट आते थे और हेडिंग छपा करती थी कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी, तो टॉपर्स मैक्सिमम लड़कियां हुआ करती थी। लेकिन जब जॉब का लिस्ट में देखता था तो मुझे आज तक आश्चर्य लगता है कि ये बाजी मारने वाली टॉपर लड़कियां कहाँ हैं, वो जॉब में नहीं है। तो कौन कौन सी समस्याएं रह जाती है कि मैट्रिक और इंटर में लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रहती है, लेकिन जीवन के रेस में वो कहीं पीछे छूट जाती है। आज इसी पे विस्तार से बात होगी। मैं परिचय कराना चाहता हूँ श्रीमती निर्मला ठाकुर, जो एक अनुभवी शिक्षाविद और शैक्षिक नेतृत्व करता है। श्रीमती निर्मला ठाकुर जी के पास भारत और यूएनए के विभिन्न शहरों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। एक शिक्षक से लेकर के एक प्रिंसिपल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थापक प्राचार्य तक की भूमिका का कार्य करते हुए इन्होंने हमेशा शिक्षा को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा है, जहां हर बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसे समाज और विश्व के कल्याण के लिए विकसित किया जा सकता है। अपने प्रशासनिक और नेतृत्वकारी कार्यकाल में इन्होंने कई स्कूलों को सशक्त प्रणालियों, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं से जोड़ा। प्रिंसिपल के रूप में न केवल श्रीमती निर्मला जी ने सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी जैसे बोर्डों के साथ संबद्धता प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं, बल्कि पाठ्यक्रम को आधुनिक दृष्टिकोण, रेजियो इमिलिया अप्रोच यानी यूनाइटेड किंगडम कैरिकुलम के साथ भी समृद्ध किया है। शिक्षकों, समन्वयकों और प्राचार्यों का निरंतर प्रशिक्षण और मेंटरिंग इनके कार्य का प्रमुख हिस्सा रहा है। इनका संकल्प है कि प्रत्येक छात्र की सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को पहचान कर उन्हें जीवन की रेस में आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इनका इनका संकल्प है कि प्रत्येक छात्र की सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को पहचान कर उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाए तथा शिक्षा को एक सतत और प्रेरणादायी प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाए। तो मैं परिचय कराना चाहता हूं आपका हमारी आदरणीय निर्मला ठाकुर मैम से, जो देश विदेश के विद्यालयों में भी प्राचार्य रही हैं। और आज कुछ बच्चियां उनसे बात करेंगी और शिक्षा पे, महिला शिक्षा पे, बच्चियों की शिक्षा पे आपस में ये गुफ्तगू होगी। हम लोग इसको सुनेंगे। हमारे बीच हैं गुंजन कुमारी, क्लास सानिया कुमारी, क्लास 11 की बच्ची, और एक दूसरी बच्ची है गुंजन कुमारी, क्लास 11 की। तो आज आदरणीय मैम और इन दो बच्चियों के बीच ये महिला शिक्षा और उसके उद्देश्य पे बात होगी।
प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। खुश रहो। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग एक दूसरी जगह पर बैठे हो, मैं दूसरी जगह पर, और हम बात करने बैठे हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जस्ट है। मैं हम आज माइंडसेट की भी बातें करेंगे, तो ये मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगी। ठीक है, जी। जस्ट देख लो एक बार, फिर हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन को बंद कर दूंगी। देख लिया? जी। जी। ओके, इसको मैं बंद कर देती हूँ अब, ताकि आप लोगों को ठीक से मैं देख सकूं। हाँ, तो आप मेरे लोग मैडम, मैडम मेरे पास कुछ सवाल है। मैं चाहूंगी कि आप उसका उत्तर दें। अ, ठीक है, अ, पूछो। पहला सवाल है कि बचपन में आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी रही? अब मेरे कुछ पिताजी फौज में मेरे पिताजी फौज में काम करते थे, और वो टेक्नीशियन टेक्निकल साइड में थे, और ठीक ठाक थी, हमारी जीवन ठीक चल रही थी, अच्छी थी। क्लास 7 कंप्लीट होते हुए मेरे फादर की डेथ हो गई। तो हमारी आर्थिक स्थिति एक्चुअली डावाडोल हो गई। उसके बाद हमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्हें जो नौकरी मिली, वो बहुत छोटी सी नौकरी थी, बच्चों की देखभाल करने की एक लाइब्रेरी में। तो इनकम बहुत कम था, और हम 4 भाई बहन थे पढ़ने का। तो जब पैसे कम होते हैं तो दबाव बहुत रहता है कि कैसे कम पैसों में चलाएं। स्कूल में हम लोग शेयर करके किताबें वगैरह लेके, क्योंकि पिताजी नहीं थे, तो स्कूल में हमें वजीफा मिला। पढ़ने में मैं तेज थी, तो मुझे फिर नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला। पर कॉलेज तक, ग्रेजुएशन तक एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं लाइब्रेरी में जा जा के पढ़ती थी, और पूरा घर कैसे चले, मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन कैसे पढ़े, वो बैठ के माँ के साथ डिस्कस करके एक एक पैसे के लिए सोचते थे कि कैसे कहाँ खर्च करें। अच्छा। अम, हाँ, पूछो। मैं मैम, आपके घर का शिक्षा का स्तर क्या था? क्या आपके घर में सभी पढ़े लिखे थे या कुछ लोग पढ़े लिखे थे? तो कुछ इसके बारे में बताइए। अच्छा, ऐसा है कि मेरे दादाजी का घर जो है मुजफ्फरपुर के गाया घाट नाम के गांव में है। तो वो वहां पर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मुझे पता नहीं उनकी शैक्षिक क्षमता क्या, एजुकेशन डिग्री क्या थी। परंतु वो एक अपने खेतों में भी काम करते थे, और फिर वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें भी वो कुछ काम करते थे। बाद में वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक भूकंप आने के बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया, तो मेरे दादाजी भी दिल्ली ट्रांसफर होके आ गए। तो घर में जो उस जनरेशन के लोग मैट्रिक तक पढ़ाई किए, मेरे जैसे पिताजी के बड़े भाई, मेरे पिताजी ने भी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की, और उसके बाद वो एयरफोर्स में आ गए। और एयरफोर्स में रहते हुए उन लोगों को टेक्निकल में पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कोई हवाई जहाज खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, वायरलेस कैसे एडवांस बनाना है, रडार कैसे से, मतलब वो उस तरह का टेक्निकल काम रहता था। और मेरी मदर की शिक्षा 5th क्लास तक थी। ठीक है, मेरी मदर की शिक्षा क्लास 5 तक थी। उनके घर में, वो दरभंगा से हैं, और उनके घर में लड़कियां लड़कियां विशेष पढ़ाई नहीं करती थी। लड़के थोड़े बहुत पढ़ लेते थे, बट लड़कियों का पढ़ाई मैंने नहीं देखा। मेरी मौसी लोग भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बाद में जो मुझसे छोटी उम्र की मौसियां हैं, उनको देखा मैंने ग्रेजुएशन करते हुए। ठीक है, फिर मेरी मदर की भी शिक्षा क्लास 5 था,
उनके साथ भी बचपन में ट्रेजेडी हो गई थी, माँ उनकी गुजर गई तो पढ़ नहीं पाई। ये मेरे परिवार का माहौल था। और मेरे जो चचा के लड़के वगैरह हैं, सबकी पढ़ाई भी ग्रेजुएशन तक। हाँ, कुछ कजिन्स हैं मेरे जिनकी पढ़ाई आईआईटी में हुई, आईटीआई में हुई। भाइयों की, बहनों में शायद मैं गांव की अपनी पहली लड़की थी जो मैट्रिक पास की थी। वाह। हाँ, अच्छा। अपने जमाने की। मतलब मैंने 75 में 10th की हाई हाई स्कूल किया था उड़ीसा बोर्ड से। ठीक है। फिर फिर मैंने अपनी इंटरमीडिएट इन साइंस किया। मुझे मेडिकल सीट मिली थी पर मैंने छोड़ दिया। फिर पर मेरे घर में मैंने इंश्योर किया कि मेरे भाई बहन अच्छे से पढ़े। और मेरे भाई बहन, एक बहन डॉक्टर है, एक बहन एमए बीएड है, एक भाई जो है वो इंजीनियरिंग करके और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से पढ़ाई करके वो बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होके रिटायर किया है। मैम, आपको सुन के ऐसा लगा कि आपके घर का जो माहौल था मतलब पढ़ने वाला माहौल था। हमारे इधर ऐसा नहीं होता। गांव में ज्यादातर घर के परिवार के सदस्य पढ़ने वाले मतलब नहीं होते हैं। माहौल का पढ़ने वाला नहीं होता है। पर आपको सुन के ऐसा लगा कि आपके घर का जो माहौल था पढ़ने वाला काफी अच्छा था। तो मेरा अगला सवाल है मैम कि मैं क्या आप। रोकूं यहाँ पर? माहौल जो होता है घर में, पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाला, ये कौन तय करता है? हम तय करते हैं ना। अब माँ जी मेरी ऑफिस चली जाती थी, लाइब्रेरी, और हम घर जी में अकेले रहते थे, तो हम चाहते तो खेल कूद करके भी टाइम बर्बाद कर सकते थे ना, जी जी है ना। तो जी। पढ़ाई का, हाँ, मेरे पिताजी ने पढ़ाई करो, माँ ने भी ये बोला। पर उससे बड़ी बात है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए। ठीक हाँ, है। वो तो है। जी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फिर भी आपको सुन के लगा कि आपको फिर भी माहौल मिला पढ़ने का, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में बच्चियों को काम बहुत ज्यादा होता है। पढ़ने बैठो तो ये काम वो काम, ये खेत जाना है, बर्तन धो दो या खाना ला दो। मतलब पढ़ने का टाइम तक नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत सारा काम होता है। पर आपको काफी टाइम मिला, आपको ये सब बाधाएं नहीं झेलनी पड़ी, ऐसा सुन के हमको लगा। मेरा अगला सवाल है कि आपके परिवार का सामाजिक वातावरण कैसा था? जैसे सांस्कृतिक रूप में परंपरा वगैरह, रिश्तों का प्रकार क्या था? देखो, ऐसा है कि हम आ, एकल परिवार में रहे, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर का जॉब था, तो बचपन में मैं बेंगलोर में रही, फिर कानपुर में रही। उसके बाद 5 साल की उम्र में उड़ीसा में आई। और आप जो ये कह रहे हो ना कि हम लड़कियां हैं ना, तो जी लड़कियों की अपेक्षा क्या होती है घर में? घर के काम करने की। तो ऐसी जी बात नहीं है कि हम बैठे पढ़ने के लिए तो हमें कोई उठाए नहीं। नहीं, हमारे घरों में भी धूल आती है ना, डस्टिंग करनी पड़ती है, हम खाना खाते बर्तन धोना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, वो सब काम होता है ना। तो जी हाँ, खेत नहीं था तो खेत नहीं जाना पड़ता है। पर वो जो 24 घंटे हमारे पास थे, वो 24 घंटे आपके पास भी हैं। तो मान लो आपको ये काम करना है, ये मालूम है मुझे ये काम करना है और मुझे ही करना है, तो आप कैसे माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करके, जैसे मुझे भी करना होता था। मैंने बहुत सारी पढ़ाई शादी के बाद की, परिवार में रह के की। 14 लोगों का खाना बनाना, है ना, झाड़ू करना, बर्तन करना, हाथ से कपड़े धोना, ये सब काम किया है। तो पर फिर उसमें भी अगर हमारी इच्छा है कि हम पढ़े, तो, और मैं बिहार से हूँ, पता है बिहारी लोगों का परंपरा तो वैसे ही चलता है ना सब जगह। हम खाएंगे अच्छे से, 4 तरकारी होना चाहिए, है कि नहीं। और जब हाँ, घर बिल्कुल। परिवार में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो देह, बीमारी, वो सब भी होगा, आना जाना लगा रहेगा। तो घर का माहौल जो था वो चाहता है कि
औरत घर में रहे ताकि सबकी सुविधाएं बन पड़े, है ना। जब किसी को प्यास लगे हम पानी दे दिए, गरम गरम खाना खिला दिए, है कि नहीं। सिर दर्द हुआ तो सिर दबा दिए, पैर दर्द हुआ तो पैर दबा दिए। ये सब अपेक्षाएं रहती हैं और लड़कियों से खास तौर से रहती हैं। ये तो समझोगी ना कि अगर हम लड़ लड़ के चलेंगे तो कुछ होगा नहीं ना। मैम जी हाँ, जी जी, जैसा हम बच्चियों ये जानना चाहते हैं कि आपके शुरुआती बचपन की सबसे खास यादें क्या थी? बचपन की खास यादें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। मेरी खास यादें हैं बचपन से कि मेरे पिताजी को सुबह सुबह 6:30 बजे ऑफिस जाना होता था। उनकी गाड़ी आ जाती थी, जो मिलिट्री की ट्रक होती है वो आती थी उन्हें लेने के लिए। और उस वक्त हम गांव में रहते थे, ठीक है, गांव में ही रहते थे और नल नहीं था तो कुएं से पानी निकालना पड़ता था। और मेरी छोटी बहन जो थी वो सिर्फ 9 महीने की थी और घर से कुआं दूर था। अब मेरी माँ नहीं जाके कुएं से पानी निकालने के काबिल थी, क्योंकि और भी एक और भाई था, छोटा था। तो मेरे पिताजी सुबह 5:30 6 बजे 6 7 बाल्टी पानी वो निकाल के भर के सारे दिन के काम के लिए रसोई घर में। उड़ीसा में ना कैसा होता है कि कुआं कहीं है, रहने वाला कमरा कहीं है, रसोई घर कहीं है और बाथरूम लैट्रिन कहीं है। मतलब सब अलग अलग जगह पर है। तो छोटे छोटे बच्चे हो तो बहुत मुश्किल है ना, कोई सीढ़ी से गिर ना जाए, इसकी फिक्र रहती है। तो और मेरे पिताजी क्या करते थे वहां, मल्ली के फूल होते थे जिसको क्या कहते हैं, जैस्मिन फ्लावर्स। तो वो मल्ली के फूल को उसको तोड़ के और सुबह सुबह मेरे लिए एक फूल का माला बना देते थे ताकि मैं स्कूल लगा के जाऊं। ठीक है, वो वो मुझे याद है। और दूसरी एक बचपन की याद है कि मेरे पिताजी हमें नहर में, नहर कहते हैं ना केनाल को, एक नदी की नहर निकलती थी, वो बिरूपा नदी उड़ीसा में है। वहां हर संडे तैरना सिखाने ले जाते थे, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है बचपन की। और मुझे बचपन में गुल्ली डंडा खेलना याद है, कंचे खेलना याद है, पिट्ठू खेलना याद है। मुझे खेल बहुत पसंद था। मैं मतलब गांव में भी आती थी तो मैं ये खेल खेलती थी। तो ये चीजें मुझे याद है। और क्या चीज याद है, मैं हर शनिवार को मेरे पिताजी डिक्टेशन देते थे और मैं गांव में जितने रिश्तेदार हैं उनको बैठ के पोस्ट कार्ड लिखा करती थी, चिट्ठी लिखा करती थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कनेक्ट हो गया था, फ्रीज हो गए थे आप लोग। हाँ, चलिए बोलिए। यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की या महिला होने का क्या अनुभव? मैम मेरा एक सवाल है कि एक लड़की होने के नाते आप सदस्यों का, घर के सदस्यों का, भाई का, माता पिता का क्या व्यवहार रहा आपके प्रति? देखो, मैं ना घर में सबसे मतलब अपने फैमिली में मैं सबसे बड़ी थी, ठीक है। पर मेरे जो पिताजी के बड़े भाई, वहां सब बड़े बड़े भैया लोग हैं और सारे ज्यादातर घर में लड़के हैं। और तो उनका था कि ये लड़की है, इसको पढ़ाई ना करने दिया जाए, इसकी शादी जल्दी कर दी जाए। तो क्लास 8 9 से उनका सारा यही था कि इसकी जल्दी शादी कर दें, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जी प्यार जी तो करते थे परंतु नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। और मुझे पढ़ना, खेलना, गाना सीखना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था और बहुत डांट सुननी पड़ती थी मुझे। अब तो भैया लोग बहुत तारीफ करते हैं, मेरी तारीफ करते हुए थकते नहीं। पर उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे उन्हें लगता था मेरी सिर्फ शादी हो जाए। रही बात मेरे अपने परिवार की, क्योंकि मैं बड़ी थी घर में, मैं अपने भाई बहनों को बहुत प्यार से रखती थी और बहुत केयर करती थी और वो भी मेरे लिए बहुत करते थे। जैसे मैं कॉलेज से लौट के जब आती थी
तो मेरा भाई मेरे लिए पानी लेके आता था। हाँ, और वो जल्दी से मेरी चीजें ठीक कर देता था। मेरा छोटा भाई, मेरी बहन मेरे लिए खाना गरम करके ला देती थी। तो मेरे भाई बहन आज भी परिवार में आपके अच्छे संबंध सबसे रहेंगे तो हमेशा ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि तनाव दूर हो जाता है उससे, एक बहुत बड़ा तनाव। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने से रास्ता आगे निकलता है। मुझे याद है, मैं शेयर करना चाहूंगी, क्लास 9 11th में मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई और सब बड़े खुश थे, आके हमें बधाइयां दे रहे थे। और मेरा भाई उस उन दिनों पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसके बहुत पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद उसको बहुत सदमा लग गया था, वो बहुत शांत हो गया था। तो मुझसे कहता है कि मैं उसको कहा करती तुम अच्छे से पढ़ा करो। तो वो कहता कि मैं पढ़ के क्या होगा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्या माँ के पास इतना पैसा होगा जो इंजीनियरिंग पढ़ा सके। देखो, वही परिस्थिति है जैसी आपकी है। तो मैंने उस वक्त उसको ये कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सोच बदलो। तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा फिर हायर स्टडीज के लिए, और तुम खाली पढ़ो, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, तुम्हारे लिए काम कर लूंगी कुछ। बड़ी बहन का फर्ज होता है ना, है कि नहीं? हम सैक्रिफाइस करना भी तो आना चाहिए हमें। और मेरे भाई ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसे नेशनल स्कॉलरशिप मिला 10th में, और उसके बाद वो नेशनल स्कॉलरशिप उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी मिला। तो उस वक्त उसको 500 रुपए लगते थे कॉलेज में महीने के। तो उसको 250 रुपए वजीफे के मिलते थे, और 250 रुपए मैंने हॉस्टल छोड़ दिया तो 90 रुपए वहां से बच जाता था। और कुछ कुछ अपने रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशंस थे तो कोई ना कोई मदद कर देता था, मेरे चाचा मदद कर देते थे और उसकी पढ़ाई पूरी हुई। देखो, जब वो अच्छे पोस्ट पर चला गया तो उसने भी बहुत लोगों की मदद की। समझ रहे हो मेरी बात? अगर रिश्तेदारों से भी अच्छी बना के रखोगे तो डिफिकल्ट टाइम्स में आपकी अगर पढ़ाई अच्छी है और आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपको लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे। वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, भगवान जी, वो जुगाड़ करके दे देता है। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ, मुझे लगता है। हाँ, अच्छा, ससुराल में भी ऐसा ही हुआ। मैं अपनी सास की बड़ी सेवा करती, ठीक है, मुझे भी घर के काम करने पड़ते थे और कोई नहीं चाहता था। मैं छुप छुप के एमकॉम का एग्जाम दी। तो जब मुझे 1 महीने से 3 महीने की छुट्टी चाहिए तो सास को पटा के रखा था, माँ प्लीज मुझे 3 महीने मायके में रहने दो ना, मैं अपना एग्जाम दे दूंगी। तो राजी हो गई। ऐसे फिर 2 बच्चों के बाद मैंने कॉलेज जाके बीएड की पढ़ाई की। तो घर का काम तो करना ही है, उसके लिए कोई रियायती नहीं है, लड़की के लिए कोई रियायत नहीं होता। तो ये सोच लो कि हम बहुत ताकतवर हैं। मेरी माइंडसेट, हमें अपने मन को बोलना पड़ता है हम कमजोर वमजोर नहीं है। हम जितनी अपनी मेहनत करने की क्षमता बढ़ाएंगे उतनी ही हम मजबूत हो जाएंगे। पर हाँ, एक बात, सेहत का ख्याल रखना है, टाइम पर खाना खाना है, ठीक है? और खाना क्या पकेगा वो भी मालूम होना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू किसमें है वो मालूम होना चाहिए। हम भी स्वस्थ रहे और पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखें, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, है ना? फिर मेरे बच्चे हुए, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी है ना? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि एक लड़की होने के नाते समाज और रिश्तेदारों में क्या कुछ खास अपेक्षाएं थी? हाँ, क्या अपेक्षा होती है कि लड़की है, लड़की की शादी हो जाए, जल्दी से बच्चा हो जाए, हम बच्चा खिलाएं, यही अपेक्षा होती है सबकी, है ना? पर मेरे पिताजी जिस वक्त उनकी डेथ हुई, वो सबको कहते थे कि मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी और बहुत लोगों की सेवा करेगी, ये कहते थे। तो उनके
उनकी अपेक्षाएं थी। वो मैं 12 साल की थी जब वो गुजर गए, तो उनके दोस्तों की अपेक्षाएं हो गई। तो आईएससी के बाद मेरे पास 5 मेडिकल फॉर्म आया, हालांकि मुझे मेडिकल सीट मिली, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम मेडिकल पढ़ोगी तो तुम्हारे भाई के लिए पैसे नहीं बचेंगे पढ़ने के लिए। ये सोच के मैंने बोला चलो छोड़ देते हैं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाही, तो उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दूर था और लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं था। तो सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और बोला कि लड़की है, औकात में रहो, ये कहा गया, औकात में रहो। तो फिर मैंने गुस्से से मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया और कॉमर्स ज्वाइन किया। कॉमर्स में हम सिर्फ 2 लड़कियां थी, 256 लड़के थे क्लास में। मैं सिर झुका के आंचल यूं करके कॉलेज जाती थी, और वहां भी अपेक्षा क्या थी, लड़की है छोड़ दे, इसको क्या जरूरत है पढ़ने की। पर मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की। हमेशा ये रहता है लड़कियों का, ये रहता है कि घर द्वार संभालो, क्या होगा करियर बना के। पर अगर मन के अंदर एक इच्छा है करियर की, तो उसके लिए मेहनत करना किसकी इच्छा, किसको जिद होगा, जिद होनी चाहिए एक अंदर। हम्म, कि मुझे करना है। अंग्रेजी में कहते हैं कम वॉट में। ठीक है, मेरे पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बनने की, मेरी माँ हमेशा ये बात कहती थी, तो मेरी छोटी बहन डॉक्टर बन गई, हो गया ना, इच्छा पूरी। मेरी छोटी बहन, उसने एमबीबीएस किया, हाँ आज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। ठीक है। अ, हाँ बोलिए। अभी मैम, अभी भी है, इस समाज की इच्छा होती है, पर मैंने वो जो माहौल है ना वो धीरे धीरे बदला। अब जैसे मेरे बेटे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ हमेशा रसोई में घुसी रहे। मेरे बेटे, मेरी बहुएं, वो चाहते हैं कि मम्मी को जो काम अच्छा लगता है मम्मी करे। तो जो हम लड़कियां हैं ना, हम 2 जनरेशन बदल सकती हैं। ब्रिज होता है ना, ब्रिज जानती हो, सेतु, जी है जी ना। जी। हम वो सेतु की तरह होते हैं, हम एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन को परिवर्तन करने का क्या बोलते हैं, अम, हिम्मत और हौसला और ताकत रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लड़कियां जानना चाहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक और दोस्तों द्वारा लड़की होने के कारण कैसा व्यवहार था, कैसा व्यवहार लड़की रहा। होने के का, हाँ, स्कूल में तो कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आई। स्कूल में, हमारे छोटा सा स्कूल था, कम बच्चे थे, टीचर्स भी बहुत केयरिंग थे, स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। आईएससी मैंने एक महिला कॉलेज से शुरू की थी, शैलबाला वुमेन्स कॉलेज कटक में है, वहां भी कोई खास दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई बीकॉम में, जब हम कोई डाउट पूछते थे तो टीचर्स बोलते थे आपको जवाब नहीं देंगे। हाँ, आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप लड़की हो। तो बहुत बहुत मुश्किल से हमें ढूंढने पड़ते कि कौन हमारे डाउट्स क्लियर करेगा, कौन वो टीचर है जो हमारी बात सुनेगा। कॉलेज में दिक्कत आई थी। उसके बाद बीएड कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे हमारे अमेरिकन थे और बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ था। वहाँ लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, जब मैं वर्क में आई तो एक जॉब मेरा ऐसा था जहां मैं हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी। वो स्कूल 75 साल पुराना था और मैं उसकी पहली लेडी प्रिंसिपल थी। और मेरे करीब 30 स्टाफ थे, जिसमें 95% मेल स्टाफ थे और 2 3 4 महिला टीचर्स थे। और पेरेंट्स को आदत नहीं थी मैडम बोलने की, सब मुझे सर बुलाते थे। शुरू शुरू में टीचर्स, क्योंकि उन्हें भी लेडी प्रिंसिपल के अंडर काम करने का अनुभव नहीं था, तो रगड़ होती थी, मेरी बात नहीं सुनते थे।
पर फिर क्या है ना, प्यार में बहुत ताकत होती है और रिस्पेक्ट में बहुत ताकत होती है। आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी। और हमने उस स्कूल का रिजल्ट इम्प्रूव कर दिया। उस स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और वो हिंदी मीडियम स्कूल था और बहुत गरीब बच्चे आते थे उसमें, वर्कर ग्रेड के बच्चे आते थे टाटा कंपनी के और आसपास के जगह से। पर आज वो स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। जो पहले ऑटो चलाएंगे, रिपेयर वर्क करेंगे ऐसा सोचते थे, आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। मैम, हाँ हम पूछे। जानना चाहते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को कमतर आंका जाता है? आ, हाँ कभी कभी महसूस होता है, क्योंकि अ, महसूस होता है, सबके सब वक्त में नहीं। मैं इस वक्त एजुकेशनल कंसल्टेंसी कर रही हूँ, ठीक है। इस फील्ड में भी लड़कियां, लेडीज कम हैं। मुझे किसी ने कहा ये फील्ड पूरा डोमिनेटेड है आदमियों से। पूना शहर जो है ये एक एजुकेशनली बहुत ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, तो यहाँ महिलाएं मिलेंगी। पर देश में स्कूलों को इम्प्रूव करना, गाइडेंस देना मैनेजमेंट को, टीचर्स प्रिंसिपल्स को, ये काम कम महिलाएं करती है। तो कई बार उन्हें लगता है कि हो सकता है ये नहीं काम कर पाएंगी। जब तक कि वो काम नहीं करे, ये है। देखो पार्लियामेंट में भी देख लो, सब जगह देखो, समाज में कितने सरपंच हैं महिला। सरपंच महिला हैं तो चलाते हैं कौन? पति। क्यों चलाते हैं? हमारा पास अपना भी तो दिमाग है ना। तो जी, जब बिल्कुल। तक हम अपने काम में दक्ष नहीं होंगे, हमें क्यों कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, है ना। शायद वो हमें कम आंकते हैं, पर देखो धीरे धीरे ये चीज बदल रही है। और हमें अपने काम में अच्छा होना है, ये सोच के चलना है। लड़की होने की वजह से आरक्षण मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम लड़की हैं इसलिए मुझे आरक्षण मिल जाए, नहीं। हमारा जब हम काम करें तो मेरा काम और वो लड़के जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं लड़के, हम दोनों के काम में फर्क ना हो। क्यों हमें कोई इक्वल सैलरी देगा, बताओ, है ना। चलिए। जी। हम्म। यस। मैम, क्या आपको कभी बचपन में ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बेकार में ही लड़की हूँ? ऐसे ही कोई नेगेटिव थॉट वग़ैरह आया? बहुत बार, बहुत बार। जब जब मेरी माँ कहती ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, जैसे गुल्ली डंडा नहीं खेलनी चाहिए, तुम लड़की हो, तुम गुल्ली डंडा खेलोगी तो तुम्हारी उंगली टेढ़ी हो जाएगी और तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। जिस वक्त ये बात सुनती थी तो मुझे शरीर में जैसे आग लग जाता था कि इतना मजा आता है खेलने में, गुल्ली डंडा खेलने में। और देखो मैं कितने स्कोर्स बनाती हूँ। मुझे लड़के लोग भी अपनी टीम का कैप्टन बनाने में तैयार रहते थे, क्योंकि मैं अच्छा खेलती थी। और जब भी कहते थे ना अब इसकी शादी होनी चाहिए, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। हाँ एक बात बहुत नाराज हुई थी मैं अपनी माँ से। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया था थर्ड ईयर में, और उसमें सिलेक्शन एक ही लड़की का हुआ था जो मैं थी, और मेरे साथ 49 लड़के थे। मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया, मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए लोन भी मिल रहा था, ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा अप्रूव हो गया था। मेरी माँ ने पूरा जिद कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, जो करना है तुम्हें शादी के बाद करना है, तुम लड़की जात हो। उस दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई, बहुत दुख भी हुआ, और मैंने छोड़ दिया वो प्रोजेक्ट क्योंकि मेरी मदर जिद पे अड़ गई थी। और अब सोचती हूँ काश मैंने वो जिद माना नहीं होता तो, और शादी नहीं की होती तो मेरा करियर ग्राफ कुछ और होता। मैंने बहुत साल लड़की होने का नुकसान उठाया। शादी के 7 साल बाद मैंने घर से कदम नहीं रखा, सिर पे कपड़ा रख के सबका सेवा करती रही।
फिर जिस दिन फिर मन में घुस गया, लड़की हूं तो क्या कर सकती हूँ, फिर आगे बढ़ी। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में आपके प्रमुख सपने क्या थे? मेरा कोई सपना नहीं था, सच बताती हूँ। मेरे पिताजी का सपना था। मैं बहुत फिल्में देखती थी, तो मैं बहुत कितने 6-7 पिक्चर देखती थी महीने के, 6 इंग्लिश 1 हिंदी। और मेरे पिताजी अलाउ करते थे, वो कहते थे तुम जब तक तुम्हारा क्लास में नंबर 1 पोजीशन है, ऑल एवरीथिंग इज माफ। खूब तेज साइकिल चलाना। मेरा कोई सपना नहीं था। बाद में जब पिताजी गुजर गए, तो मैं सिर्फ यही सोचती थी मेरे भाई बहन कैसे पढ़ ले और मैं भी कोई छोटी सी नौकरी कर लूं, मैं क्लर्क व्लर्क बन जाऊं। तो इसलिए मैंने टाइपिंग क्लास शुरू किया। आपका कोई थोड़ी सी। सपना आपका कोई सपना नहीं था तो आप टीचर के फील्ड में कैसे आए? आप टीचर कैसे बनी? हाँ, एक्चुअली मेरा टीचर बनने का तो कोई कभी दूर दूर तक कोई सपना नहीं था, है ना। जब मेरे को कॉलेज में आई तो मुझे आईएएस में बैठने का इच्छा था। पर फिर वही शादी की जिद की वजह से मुझे उसको भी फोरगो करना पड़ा। ससुराल में मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया गया। तो वो जो था ना पैशन कि आईएएस बनूं, ग्रेजुएशन में आने के बाद मुझे आईएएस का सपना जगा। ठीक है। परंतु जब शादी हो गई और फिर मैं बहुत हाथ पैर मारी, कुछ हो नहीं पाया, तो मेरे पास फिर कोई सपना नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने बीएड का फॉर्म लेके आए और बोले अब बस टीचिंग बची है तुम्हारी जिंदगी में। फिर एंट्रेंस एग्जाम में बैठी और उस वक्त हाथ नहीं चलता था एग्जाम में जब बैठी, क्योंकि पढ़ना लिखना छूट गया था। पर बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए, कुछ अच्छे मेरा एक गुण है कि मैं चीजें जल्दी सीख लेती हूँ और जो काम लिया हाथ में उसको अंजाम तक पहुंचा देती हूँ। और जो काम लिया तो मैं सोचती हूँ इसमें मैं बेस्ट हूँ। तो फिर वो जर्नी शुरू हुई और फिर एक्चुअली मैं एक छोटे बच्चों की किंडरगार्टन की टीचर से अपना करियर स्टार्ट करी, समझी। जी। और फिर मुझे बच्चों के आंखों में सपने दिखने लगे और मैं सोचती हूँ मुझे जैसे बच्चों ने बनाया मैं बनती चली गई। और जो काम मैम, मुझे मिलता है मैं अच्छे से करने का कोशिश करती हूँ। मैम, किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में भी काफी चेंज आते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि 12 से 18 वर्ष के बीच परिवार के व्यवहार में एक लड़की होने के नाते क्या कोई बदलाव आया या सेम बना रहा? देखो, मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे तो सबका था कि ये लड़की एक दिन नाम करेगी। क्योंकि मैं अंग्रेजी भी तब अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, अंग्रेजी अच्छा बोलती थी, तो जब गांव में आती थी तो किसी के सामने एक पोएम सुना दिया या कुछ बोल दिया अंग्रेजी में, तो गांव वाले भी बोलते थे वाह क्या बिटिया है ना। जब जब मैं हर साल गांव आती थी, क्या बेटी है। हाँ, बट वही लोग जो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत सपने बुनते थे, पिताजी के गुजरने के बाद उन्हें सिर्फ यही दिख रहा था कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, मुझे झाड़ू पोछा करना चाहिए और शादी करके बच्चे पैदा करना चाहिए और अपना घर द्वार देखना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत सालों तक अंदर अंदर मेरे को बहुत कुंठा होती थी इस बात की। और उससे लड़ने के लिए मैं पता क्या करती थी, जानना चाहोगी? जी। है ना। कहते हैं उस उसको मैं नए नए चीजें सीखती थी। जैसे गाना गाना सीखा, पेंटिंग करना सीखा, कढ़ाई करना आता था, सुई धागा। तो जब अभी भी मैं एक फ्रेम रखती हूँ, जब मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ या बहुत गुस्से में होती हूँ, तो मैं एक फूल काट लेती हूँ, तकिया बना लेती हूँ, तकिया का कवर बना लेती हूँ, कुछ कविताएं लिख लेती हूँ। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का दौरान होता है ना, अगर आप कुछ अच्छा पढ़ लो या मोटिवेशनल स्पीच सुन लो
या विवेकानंद की किताबें पढ़ लेती थी, मैं बड़े बड़े लीडर्स की किताबें पढ़ लेती थी और सोचती थी वो ऐसा सोच सकते थे तो मैं क्यों नहीं। पर था, मुझे भी वो चैलेंजेस थी, क्योंकि मेरी शादी 19 साल चल रही थी तब मेरी शादी हो गई, है ना। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किन किन संघर्ष ने अपने व्यक्तिगत को भविष्य को सबसे ज्यादा आकार दिया? फिर से क्वेश्चन रिपीट करना, क्लियर नहीं था। इस दौरान स्कूल कॉलेज में लड़कियों से किस तरह व्यवहार होता था टीनेजर्स के दौरान में? देखो, हॉस्टल में मुझे याद है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल में खाना कम, बहुत पुअर क्वालिटी का मिलता था। तब मैं बहुत प्रोटेस्ट करती थी कि खाना अच्छा मिलना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा और बताओ कि क्या चाह रही हो, क्या जवाब सुनना चाह रही हो तुम? मतलब क्लियर नहीं था तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से एक बार बोलो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम्म। समय के साथ सपनों के प्रति माहौल ज्यादा सकारात्मक हुआ या नकारात्मक हुआ? आपके करियर के प्रति हाँ, कैसा माहौल रहा? देखो जैसा होता है ना, जब आप घर में ठान लो कि मुझे ये करना है, ठीक है, और सारी रुकावटें हैं और आपने ठान दिया है कि मुझे करना है, तो आप उसको, उसके लिए समय निकाल लोगे ना। तो धीरे धीरे जो लोग होते हैं आसपास के, वो ये कहना शुरू करते हैं ये तो अपने मन की मालिक है, ये तो वही करेगी जो वो चाहेगी, है ना। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे मैं अपने करियर के प्रति, अपने बच्चों, स्कूल में स्टूडेंट्स के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरी जो भावना थी वो, मतलब मैं केंद्र से हट गई। मुझे ही करना है, मैं निमित्त हूं, मुझे करना है, परंतु मैं बड़ा पिक्चर देखने लगी। क्यों, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा तो मुझे कौन रखेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं अपनी कार्य दक्षता नहीं बढ़ाऊंगी तो मुझे, तो और सबके साथ मिलके काम नहीं करूंगी तो मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा। तो धीरे धीरे मुझे साथ भी मिलता गया। और जब मैं फेल होती थी, है ना, तो मैं अपने टीचर से भी पूछती थी क्या ये काम मैंने किया वो ठीक था, या कैसे और बेहतर हो सकता मैम था। मैम अगर, मेरा अगला हाँ, अगला सवाल है, परिवार और समाज ने आपके करियर को कैसे प्रभावित किया? हम्म, परिवार ने, एक समय के बाद परिवार ने, सबने प्रोत्साहन ही दिया, है ना। और सबसे बड़ी ताकत थी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और बच्चों ने भी बहुत किया कि अगर मैं आधा खाना बना के रख के जाती थी तो मेरे बच्चों ने उसको, खाना को पूरा करके मेरे लिए भी परसना शुरू किया। मुझे कुछ चीजें नहीं आती थी तो वो मुझे सिखा देते थे, जैसे कंप्यूटर मुझे बच्चों ने सिखाया बहुत सारा। अभी भी, आज भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा था, मेरा बेटा दुबई में नौकरी करता, वो वहां से ये मदद कर रहा था कि मम्मी का ये सेशन अच्छा जाए। तो परिवार का सपोर्ट रहा। अ, जब एक मैं बार आप अपने, बोलते ना, हाथी जब चलने लगता है तो फिर सभी सपोर्ट में आ जाते हैं। यस। मैम आप ये टीन एजर्स के दौरान परिवार और समाज ने आपको करियर को कैसे सपोर्ट किया, ये तो मैंने कहा ठीक ना, है। मेरा तीन तीन के उम्र में मेरा कोई करियर का सपना नहीं था, है ना। शादी हुई मेरी 19 साल में, और 24, आई थिंक 84 में मैंने अपना एमकॉम किया, एक बेटे के साथ में। और 2 बच्चों के बाद मैं गई बीएड कॉलेज करने के लिए। तो मैंने कहा ना कि जैसे आप लोगों के लिए मैं गाइड कर सकती हूँ कि अभी आप लोगों का एक का सपना है शायद डॉक्टर बनना, और एक का गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, है ना, गवर्नमेंट सर्विस। तो मुझे लगता है आप लोगों को अभी फोकस करनी चाहिए
अब एक तो अपने खाने पर, क्योंकि जितनी पढ़ाई करोगे उतना आपका सेहत ठीक रहना चाहिए, एनीमिक नहीं होनी चाहिए कभी भी, है ना, एनीमिया नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन सही रहना चाहिए। खाना ठीक से खाना है, बनाओ भी खाओ और अच्छे से खाओ, पढ़ाई का समय निर्धारित रखो, और 10th का एग्जाम कैसे बढ़िया हो और 12th का एग्जाम कैसे बढ़िया हो उस पर फोकस रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे की करियर बनेगी। ठीक है मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जीवन में किन किन प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, परिवार संघर्षों का सामना करना पड़ा? आर्थिक, हाँ आर्थिक बहुत, मेरे पति का बिजनेस अप एंड डाउन चलता रहता था। वो एक इंजीनियर थे, कुछ बाहर विदेश में भी काम किए, पर जब इंडिया में वो बिजनेस कर रहे थे तो उनके बिजनेस में जब बहुत नुकसान हुआ, और टीचर की तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती नहीं थी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैंने अपने ज्ञान के बल पर मैंने पार्ट टाइम नौकरियां की। जैसे आईटी कॉलेज में पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, जो भी सब्जेक्ट हमें आता है। मैंने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स पढ़ाया और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और एडिशनल इनकम, और मैंने कंप्यूटर सीख के अपने हस्बैंड को कैसे हेल्प करूं अकाउंट्स में या टैक्सेशन में, वो काम भी करती थी। और देखो, जब हम खुद पढ़े लिखे होते हैं तो हम अपने बच्चों को भी खुद ही गाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आर्थिक बड़ी तंगी हुई थी, मैं प्लानिंग करती थी कि कितना पैसा कहाँ जाएगा, कैसे करना है, किस बच्चे को कैसे पढ़ाई करनी है। मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई के दौरान बहुत फाइनेंशियल अस्थिरता थी, फिर भी बहुत तरीके से फिजूल खर्चे नहीं करके फोकस्ड कि बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाई का पहला खर्चा पढ़ाई का, ये करके मेरे दोनों बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी हुई। आज मैं अपनी बहुओं के लिए भी वही सपना देखती हूँ। ठीक है ना। जी। हम्म। मैम, किन संघर्षों ने आपके व्यक्तित्व या भविष्य को सबसे ज्यादा आकार दिया? ये जो आर्थिक परेशानियां होती है ना, वो आपको तोड़ देती हैं। तो अगर आपने अपना इनकम जनरेशन का पैरेलली कुछ कर रखा है, बचपन से ही देखो, विदेशों में बचपन से बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, अपने घर का काम करना बच्चों को आता है, वो कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ जीविका उपार्जन भी करते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, 9th क्लास के बच्चे हैं, वो पौधे उगाते हैं घर में, और घर घर में आके पौधे बेचते हैं, और उसके बाद वो हर हफ्ते आके आपको गाइड करते हैं कि आपका पौधा जिंदा है कि मर गया। अब इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। तो वो जो आपके परिवेश में जो काम आप कर सकते हो, जिससे आपका जीविका मतलब इनकम बढ़ सके। जैसे आपके एक टीचर ने, एक बार मैंने सुना, पपीते के पेड़ लगाओ, बकरी पालो, है ना, सब्जियां उगाओ, ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, अपने घर का खर्च बचेगा, और बेच दो, बेच सकते हो तो बेचो। तो मेरे को लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो गुण, जैसे अगर मुझे पैसे और चाहिए तो मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मैं पेंटिंग बना सकती हूँ, मैं कढ़ाई कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, कितनी सारी चीजें हैं हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। और अब तो जब जब आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, है कि नहीं। जी जी। ट्यूशन तो अभी भी आप लोग पढ़ा सकते हो छोटे क्लासेस के बच्चों को। जी, थैंक यू हाँ मैम। सर। बहुत अच्छी थैंक यू। बात रही। बच्चों की जो शंकाएं थी खासकर लड़की होने के लिए जो जो समस्याएं सामाजिक पारिवारिक होती हैं, आपने उन सबों का समाधान किया, और मेरा ख्याल है कि आपके इस अनुभव से देश दुनिया के भी बच्चियां इससे सीख लेंगी और उनके अंदर एक साहस और ऊर्जा पैदा होंगी। और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, और आपने बखूबी अपने संघर्षों को उन बच्चों को बताया कि संघर्ष किसी भी हाल में किसी को भी पीछे नहीं कर सकते, तब तक जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
नमस्ते। नमस्ते। आप लोग सबों को बहुत बहुत आशीष। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अ, एक अपनी कविता की 2 लाइनों से मैं विदा चाहूंगी कि विशाल बनो, मिसाल बनो, है ना। हृदय से तुम विशाल बनो, मशाल बनो, मिसाल बनो, मशाल बनो, है ना। मशाल सबको आग देती है। मशाल बनो, मिसाल बनो, हृदय से तुम विशाल बनो। ठीक है ना। तो विशाल हृदय का बनो और सबको लेके चलो, सबके साथ समाज का उत्थान करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत 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 खुशियां हासिल करोगे और जो लक्ष्य है तुम्हारा उसको प्राप्त करोगे। थैंक यू धन्यवाद। मैम। प्रणाम मैम। खुश रहो।